हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। तो हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पहले भाग में देखा देवनागरी लिपि का उद्भव, उसका विकास और कुछ भाषाएं जिनमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के भाग में हम लोग देखेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएँ, क्या क्या उनमें कमियाँ हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बात की थी लिपि के बारे में। आपने समझा था कि मनुष्य ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि का प्रयोग किया था और उस ध्वनि को एक रूप दिया जिसे हम वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें आपका लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर देखिए, दो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। आप कह सकते हैं लिखित रूप में या लिखित ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, ठीक है, लिखित ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों या फिर भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसी माध्यम को कहा जाता है आपका लिपि। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करता हूँ और मैं कहूँ कि मौखिक या उच्चारित ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसे क्या कहा जाएगा, तब आप कहेंगे उसे कहा जाता है भाषा। क्योंकि जो भाषा है इसका प्रयोग हम लोग मौखिक रूप में करते हैं, जबकि इसी भाषा को अगर हम लिख दें तो जिस माध्यम से लिखेंगे उसी को कहा जाएगा लिपि। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। लिखित ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने भावों या फिर विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसे लिपि कहा जाता है, जबकि मौखिक या फिर उच्चारित ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिपि के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। हेडिंग डाल लें देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो क्या ऐसी विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि में जो इसे अन्य लिपियों से विशिष्ट बनाती हैं। तो देखिए, पहली हेडिंग डाल लें अक्षरिकता। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बना हुआ था कि आपका देवनागरी लिपि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। उसमें आपके ऑप्शन थे जैसे अक्षरिक है या फिर वर्णात्मक है या ध्वनित्व है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान रखें, अक्षरिकता या अक्षरिक होना इसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो क्या होता है अक्षरिकता, पहले इसे समझते हैं। ये आपका बना है अक्षर से ही बना आपका अक्षरिकता। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि अक्षर क्या होता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अक्षर और वर्ण में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो आज आप लोग ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। देखिए, अगर हम अक्षर की बात करते हैं तो यहाँ से आप दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पहला, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसमें दो शब्द हैं, एक आता है आपका औ, दूसरा है शर। औ जो यहाँ पर यूज हो रहा है ये नहीं के अर्थ में यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग कह सकते हैं, अगर आपने कहा समानता, उसका विपरीत या नहीं के अर्थ में प्रयोग करना है तो असमानता, औ लगा दिया। तो इसी प्रकार यहाँ औ का अर्थ है नहीं। शर मतलब होता है आपका नष्ट होना, यानी कि शरण होना। अर्थात अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं अक्षर कोई ऐसी चीज़ होगी जो नष्ट नहीं होती, तो वो चीज़ है आपकी क्या, ध्यान रखेंगे, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि आपकी नष्ट नहीं होती है। ध्वनि जो है आपकी, ये हमेशा आपके सराउंडिंग में, जो भी ध्वनि एक बार बनी या प्रोड्यूस हुई वो हमेशा आपके सराउंडिंग में मौजूद रहती है। इस ध्वनि को हम आपके पर्यावरण से, आपके इन्वायरमेंट से उठाकर इसका अध्ययन करके इसमें निहित संदेशों को पढ़ सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर 1895 में जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि जो है आपकी नष्ट नहीं होती, पहली। दूसरी बात आप लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि जो आपके अक्षर हैं व्याकरणिक दृष्टि से इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम समझें तो कहा जा सकता है कि ऐसी ध्वनियाँ जो एक श्वास में उच्चारित हों, एक श्वास में उच्चारित हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ, अर्थात जिन्हें बोलने में आपकी जो श्वास है वो ब्रेक नहीं हो रही है, टूट नहीं रही, और एक ही श्वास में आप लोग उस ध्वनि को उच्चारित कर रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है आपका अक्षर। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बात करूं क, ठीक है, ये क्या है,
तो आप लोग सामान्यतः इसे वर्ण ही कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि भाई इसे आप छोटे खंडों में तोड़ सकते हैं या नहीं, तो आप लोग तुरंत क्या करते हैं, इसे स्वर रहित करके 2 खंडों में तोड़ देते हैं। अर्थात जो क है इसके छोटे खंड किए जा सकते हैं। लेकिन अब आप ध्यान देंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस पर, आपने पढ़ा था वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, यानी कि ये ध्वनि का ही एक रूप है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इसके तो खंड किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये आपका वर्ण नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके और छोटे खंड करने की या फिर इसके खंड करने की, तो ऐसा संभव नहीं है। अर्थात ये और ये खंड आपके वर्ण हैं, जबकि ये क्या है, इन दोनों से मिलकर बनी हुई एक ध्वनि। जब आप 2 वर्णों को आपस में मिला रहे हैं, क और अ, तो इन दोनों को मिलाने से जो एक ध्वनि बनी, आप इसे एक श्वास में उच्चारित कर सकते हैं, क, जबकि इसका उच्चारण कीजिए क अ, यहाँ पर आपकी श्वास टूट रही है, ठीक है। तो ये आपके वर्ण हैं, जबकि ये क्या है, अक्षर है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आप लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा था संयुक्ताक्षर, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से वीडियोस देखी होंगी और आप लोग समझ चुके होंगे संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। तो इसके लिए हमने शब्द यूज किया संयुक्त अक्षर। तो इसे अक्षर क्यों कहा गया, ये तो अपने आप में वर्ण है। अक्षर इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम इस वर्ण को तोड़ने की बात करते हैं, इसका खंड करने की बात करते हैं, तो आप लोग इसे आसानी से खंडित कर सकते हैं। यहाँ से 3 वर्ण बनते हैं, ठीक है। अब इनका खंड नहीं हो सकता है, इसके छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन इसके हो रहे हैं। इसका मतलब है कि क, स और अ, इन 3 वर्णों के मिलने से एक ऐसी ध्वनि बनी है जो कि ना तो आपकी नष्ट होगी और इसका उच्चारण भी आपका केवल एक श्वास में हो सकता है, श। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं ये अक्षर है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है। सिंपली आप लोग कह सकते हैं वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं। जबकि अक्षर क्या होता है, ऐसी ध्वनि जो अपने आप में नष्ट नहीं होती और जिसे एक श्वास में उच्चारित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अक्षर है। अब ये समझते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषता अक्षरिकता कैसे हुई। तो देखें, देवनागरी लिपि में जो भी आपका लिखा जाता है, ठीक है, उसमें अक्षर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर लेखन में आपका मूल वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, अक्षर का। कैसे आप लोग समझेंगे, जैसे मैंने कहा राम, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, देवनागरी में लिखा हुआ है। इसे जब आप उच्चारित करते हैं तो इसमें आप 2 अक्षरों का यूज कर रहे हैं, रा और मो। तो अक्षर किसमें कितने हैं, इसमें केवल 2, रा और मो। इनको जब आप लिखते हैं तो लेखन में भी आप लोग एक रा लिखते हैं, एक मो। जबकि अगर आपकी देवनागरी लिपि वर्णात्मक होती तो इसमें मूल रूप से वर्ण कितने हैं वो देखें। ये जो रा है ये बना है र प्लस आ से मिलकर, और इसी प्रकार जो मो है ये बना है मो प्लस औ से मिलकर। तो अगर आप लेखन के हिसाब से देखें तो हम वर्णों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे ऐसे नहीं लिखते, इसे राम लिखते हैं। जबकि उच्चारण के आधार पर अगर आप देखें तो उच्चारण में हम रा और मो बोलते हैं, राम, ना कि र म अ। इसे हम राम को हम र म नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कि जो देवनागरी लिपि है इसमें वर्णों का नहीं बल्कि अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो अक्षरिकता क्या है ये आप समझ चुके होंगे। और अक्षरिकता का आपका फायदा क्या है, इससे ध्यान में रखेंगे आप लोग, इसको जरूर नोट करें कि अक्षरिकता से क्या होता है, उच्चारण प्लस लेखन, इसमें साम्यता बनी रहती है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि देवनागरी लिपि का कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण उच्चारण और लेखन में साम्यता बनी रहती है, तब आप कहेंगे अक्षरिकता, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं कैसे ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट गुण देखें, दूसरी हेडिंग डालें, पूर्ण ध्वनित्व। पूर्ण ध्वनित्व। तो पूर्ण ध्वनित्व क्या है, पूर्ण मतलब पूरा, ध्वनित्व मतलब ध्वनि की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्थात देवनागरी जो लिपि है इसमें हमने जितनी भी ध्वनियाँ विकसित की हैं, तो आप लोग जान चुके हैं कि वर्णमाला में हमने पढ़ा था 52 ध्वनियाँ होती हैं। तो जितनी भी ध्वनियाँ आपने विकसित की हैं, इन सभी ध्वनियों के लिए क्या है, आप लोग कह सकते हैं सभी ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है। अर्थात आपके देवनागरी लिपि में ऐसी ध्वनियाँ नहीं हैं जिनके लिए प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो कुछ ध्वनियों को अगर हम छोड़ दें, जैसे हमने संयुक्ताक्षर में देखा था, अगर मैं लिखूं वाक्य तो इसमें एक संयुक्ताक्षर आपका क्यों, इसके लिए कोई विशिष्ट प्रतीक नहीं बना हुआ है। अन्यथा
इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जितनी भी ध्वनियाँ हैं, 52 ध्वनियाँ तो कम से कम, उन सब के लिए आपका क्या है, निश्चित चिन्ह बने हुए हैं। तो ये भी एक आपकी एक देवनागरी की विशेषता है। जबकि रोमन लिपि की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपने लिखना है चौ। देवनागरी में तो आपका ये चिन्ह है जिसे आप पहचान लेते हैं। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, CH। अर्थात रोमन में आपका C और H दो अलग अलग वर्ण हैं जिनका प्रयोग केवल एक ध्वनि को लिखने के लिए किया जा रहा है, चौ। इसी प्रकार छ लिखूं तो यहाँ पर आपका CHH। अब इसके लिए भी कोई निश्चित संकेत यहाँ पर नहीं है, तो छ ध्वनि के लिए आपका 3 वर्ण लिखे जा रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर एक निश्चित संकेत है। तो ये देवनागरी की दूसरी विशेषता है। अगली विशेषता की बात करते हैं। देखें, अगली विशेषता आएगी पूर्ण ध्वनित्व हो गया, एक चिन्हता। तो एक चिन्हता क्या है, अर्थात एक ही चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ से देखिए समझें कि जो आपका देवनागरी लिपि है इसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक चिन्हता क्या हुई, प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह है। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि में सभी वर्णों के लिए, जितने भी आपके वर्ण हैं, जितने भी आपकी ध्वनियाँ हैं, उन सब के लिए एक एक चिन्ह बनाया गया, सबका निश्चित चिन्ह है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका ये आपका एक चिन्ह है और एक कौ ध्वनि के लिए तो यूज हो ही रहा है, खौ के लिए भी यूज हो रहा है, गौ के लिए भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जबकि अगर आप रोमन की बात करते हैं, रोमन लिपि की, तो देखें अगर आप कौ ध्वनि का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या ध्वनि चिन्ह आपके बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री, तो यहाँ पर आप CHE लिखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर जो CH है वो कौ के लिए संकेत है। ऐसे आपने कह दिया अगर काइट लिखना है तो KIT, यहाँ पर के का प्रयोग हो रहा है। इसी ध्वनि के लिए अगर आप कतर कह रहे हैं तो आपने यहाँ पर QU का यूज किया। इसी प्रकार अगर आप लोग जैसे बॉक्स कहते हैं तो यहाँ पर X का प्रयोग हो रहा है। तो ध्वनि वही है कौ, लेकिन उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर संकेत हैं, ठीक है, अलग अलग चिन्ह यहाँ पर बनाए गए हैं। जबकि हिंदी वर्णमाला जो है आपकी, इसमें देवनागरी लिपि में कौ के लिए ये निश्चित चिन्ह बनाया गया है और यही चिन्ह हमेशा प्रयोग होगा, भले ही कौ कहीं भी आए। जैसे अगर आप कहें नमक, लास्ट में कौ आया, आपने कहा कमल, यहाँ पहले नंबर पे कौ आया, ठीक है। या फिर आपने कहा सकल, यहाँ पर बीच में कौ आया। तो चाहे आपका कौ लास्ट में आए, पहले में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, इसके लिए जो चिन्ह है वो यही प्रयोग होगा, कोई और चिन्ह प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक चिन्हता जो है देवनागरी लिपि की एक विशेषता हुई, ठीक। अगली विशेषता देखते हैं, चौथी विशेषता देखें, वैज्ञानिकता इस लिपि की। तो वैज्ञानिकता कहने का क्या अर्थ हुआ, अर्थात यहाँ पर आपका, आप लोगों ने वर्णमाला में देखा स्वर हैं, इनका अलग अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, इनके गुणधर्मों के आधार पर। इसके बाद दो आपके अयोग आ रहे थे, इन्हें अलग वर्ग में रखा गया है। इसके बाद आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं, इन्हें अलग वर्ग में रखा गया है। इसके बाद आपके अंतस्थ आते हैं, इनके लिए अलग वर्ग बना हुआ है। इसके बाद आपके ऊष्मा आते हैं, संयुक्ताक्षर आते हैं। तो देवनागरी लिपि में क्या किया गया है, जितने भी आपके वर्ण प्रयोग हो रहे हैं इनको इनके गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे कि इनका अध्ययन और प्रयोग आसान हो जाए, ठीक है। तो ये वैज्ञानिकता भी आपका देवनागरी लिपि की एक विशेषता है, यानी कि ये उसकी विशिष्टता हुई, ठीक। अगला सुपाठ्यता, ठीक है, जो कि देवनागरी का अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुण है। अब सुपाठ्यता कहने का अर्थ क्या हुआ कि पढ़ने में आसान, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी आपके अक्षर या शब्द लिखे जा रहे हैं उनको हर जगह सर्वत्र, चाहे उनका किसी भी रूप में प्रयोग हो, उन्हें एक ही जैसा पढ़ा जाएगा। तो देखिए कैसे हम समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कौ की, तो इसका प्रयोग आप किसी भी शब्द में कीजिए, ये कौ ही रहेगा। जैसे आपने कहा नमक, यहाँ पर लास्ट में कौ आया, ठीक है। आपने बोला कमल, यहाँ पर फर्स्ट में कौ आ गया। या फिर आपने बोला सकल, यहाँ पर मध्य में है। तो आपका कौ का प्रयोग भले आप किसी भी स्थान पर करें, इसका जो उच्चारण होगा वो कौ के रूप में ही होगा। आप थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। रोमन लिपि में अगर आप लिखते हैं BUT तो इसका उच्चारण क्या होता है, बट। यहीं अगर आप लिखते हैं PUT तो लेखन लगभग समान होने के बावजूद भी इसे पट नहीं बोला जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पुट। तो भिन्नता आ गई। इसी प्रकार अगर आप लिखें GO तो इसे बोला जाता है गो, जबकि
अगर TO लिखेंगे तो इसे टो नहीं बोला जाता, इसे बोलेंगे टू। तो ये क्या है, लेखन में समानता होने के बावजूद भी उच्चारण में इनकी भिन्नता आ रही है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। देवनागरी में किसी भी वर्ण का, किसी भी अक्षर का आप जिस रूप में प्रयोग करेंगे उसका उच्चारण भी उसी रूप में होगा, भले वो किसी भी शब्द के साथ प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। तो ये कहलाती है सुपाठ्यता। एक और विशेषता इसकी देखते हैं। नंबर 6, यहाँ पर प्रत्येक वर्ण क्या होता है, उच्चारित होता है। अर्थात आप लोग ये कह सकते हैं कि हमने 52 ध्वनियों को कुछ प्रतीक चिन्हों के रूप में दर्शाया, उन्हें हम लिपि कहते हैं, यहाँ पर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ण क्या होता है, उच्चारित होता है, उसका उच्चारण है निश्चित। यहाँ पर कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं है, ये आप लोग कह सकते हैं। जैसे अगर आप रोमन लिपि में देखें, सुनामी लिखें तो आप इसे टी से शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, सुनामी, अर्थात यहाँ पर टी साइलेंट है। ऐसे आपने लिखा साइको, PSYCO, तो यहाँ पर आप पढ़ साइको रहे हैं लेकिन शुरुआत पी से हो रही है, तो पी साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रोमन लिपि में साइलेंट वर्ड मिलते हैं, जबकि देवनागरी लिपि में आपको कोई भी साइलेंट वर्ण नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक इसकी विशेषता हुई, ठीक। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और विशेषता दिखाई देती है, ह्रस्व और दीर्घ। ये जो वर्ण हैं इनके लिए पृथक लिपि चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है। ये भी देवनागरी की अपने आप में एक विशेषता हुई। तो इस प्रकार से ये आपने 6 या 7 देखी विशेषताएं जो कि देवनागरी लिपि को अन्य लिपियों की तुलना में थोड़ी सी विशिष्ट बनाती हैं, ठीक। कमियां, देवनागरी लिपि के दोष या कमियां। तो देवनागरी लिपि में जहाँ विशेषताएं हैं वहाँ कुछ कमियां भी हैं, जिसके आधार पर इसमें सुधार भी किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए कमियों की बात करते हैं। पहला देखें, 403 टाइपों का होना, ठीक है। ये इसका एक सबसे बड़ा दोष माना जाता है। क्या होते हैं टाइप, जब आप इसे टंकार रूप में टाइप कर रहे हैं, यानी कि जब आप इसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं देवनागरी लिपि में कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ अगर आप टाइप कर रहे हैं, तो रोमन लिपि में तो क्या होता है, आपका जो कीपैड बना हुआ है QWERTYUIOP वाला, ठीक है, यानी कि इसे आप क्वार्टी कीपैड कहते हैं। तो जो आपका कीपैड बना हुआ है इसमें जितने भी आपके लेटर्स बने हुए हैं इनसे आप पूरा उपन्यास लिख सकते हैं। लेकिन हिंदी के टाइपिंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको इनके अलावा और ज़्यादा कीवर्णों की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात इनसे आपको कुछ ही वर्णमाला के अक्षर मिल पाएंगे, अन्य वर्णों के लिए आपने क्या करना पड़ता है, यहाँ कोड लगाने पड़ते हैं, जिससे आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। इसलिए हिंदी की टाइपिंग जो है थोड़ी सी टफ मानी जाती है। इसी कारण आपका ये कनिष्ठ सहायक में भी 4000 की डिप्रेशन मांगते हैं, जबकि अगर आप रोमन लिपि में कर रहे हैं अंग्रेजी में तो उसमें 8000 की डिप्रेशन मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी सरल होती है। तो ये जो है देवनागरी लिपि का एक बहुत बड़ा दोष है, इसलिए इसे सुधारने के लिए प्रयास भी हुए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये दोष मात्र है। दूसरा जो हमने पढ़ा था, पहला गुण अक्षरिकता, तो ये अपने आप में देवनागरी लिपि का एक दोष भी है। क्यों है, अगर हमने लिखा राम तो हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं, रा और मौ के रूप में, ठीक है, और लेखन कैसे करते हैं, रा और मौ के रूप में। ये देवनागरी लिपि का एक गुण है, लेकिन इसका वास्तविक रूप ये नहीं है। इसका वास्तविक रूप क्या है, र प्लस आ, म प्लस अ, ये है। लेकिन हम ऐसा उच्चारण भी नहीं करते, लेखन भी नहीं, र आ म अ ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, ना ही ऐसे लिखा जाता है। तो जो वास्तविक रूप है उसमें हम लोग नहीं लिख रहे हैं इसे, इसका एक नया रूप बना दिया हमने, अक्षरिक रूप। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक दोष भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो उन्हें समझने में दिक्कत हो जाएगी कि अगर हम र प्लस आ को मिलाते हैं तो इसका संयुक्त रूप क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अक्षरिकता एक दोष भी माना जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें, कुछ ध्वनियों का एक से अधिक रूप होना, ठीक है, कुछ वर्णों के विविध रूप आप लोग कह सकते हैं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा रॉ के विविध रूप, कितने रूप मिलते हैं रॉ के, 4 रूप, ठीक है। रॉ 4 तरीके से प्रयोग हो रहा है भाई आपका, एक मूल रूप में प्रयोग होता है, एक आपका इस मात्रा के रूप में, एक आपका इस मात्रा के रूप में, या फिर आपका
इस मात्रा के रूप में। तो रॉ के 4 रूप हैं, इसीलिए इससे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि कब कौन सा रूप प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये भी एक दोष है। इसी प्रकार अगर हम बोलें शरीफा, तो बहुत से स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई यहाँ पर कौन सा सौ यूज किया जाए। जो वर्ण आपने सुने हैं, जो शब्द सुने हैं, उनमें तो आप लोग कर लेंगे, बाकी का क्या, ठीक है। तो 100 के 3 रूप मिलते हैं आपके। ये समझ नहीं आता कि भाई कहाँ पर कौन सा प्रयोग होना चाहिए, कौन सा शुद्ध होगा। तो ये भी एक दोष है देवनागरी लिपि का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर, ये भी दोष हैं। जहाँ पर संयुक्ताक्षर एक विशेषता है, क्योंकि हमने कुछ वर्णों को संयुक्त करके एक निश्चित चिन्ह दे दिया, ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। लेकिन ये दोष भी है। कैसे? अगर एक संयुक्ताक्षर की मैं बात करूँ, क्ष, ठीक है। आप जानते हैं कि अक्षर है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो बनता है आपका क प्लस श प्लस अ, या फिर इसे आप ऐसे कह सकते हैं आधा क और पूरा स। ये इसका उच्चारण, जो एक्चुअल उच्चारण है वो ऐसा होना चाहिए कश, लेकिन हम बोलते क्या है इसे क्ष। या फिर ज प्लस य प्लस अ, ये है, ठीक है। ये किसका वर्ण विच्छेद है? ज्यों का। तो हम इसे बोलते हैं ज्यों, जबकि बोला क्या जाना चाहिए आपका आधा ज प्लस य, ज्यों। तो इसे ज्यों बोला जाना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम विज्ञान बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक देवनागरी लिपि का दोष है, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखें, मात्राएं। अभी हमने पढ़ा विशेषता की मात्राएं चारों ओर लिखी जाती हैं। तो मात्राएं जहां एक देवनागरी लिपि की विशेषता है, इसका एक दोष भी है। तो क्या दोष है? देखें, मात्राएं आपकी किसी भी वर्ण के चारों ओर लिखी जाती हैं। जैसे छोटी ई की मात्रा की मैं बात करूं तो वर्ण से पहले लिखी जाती है। आपने लिखा किसका, ठीक है। इसका वर्ण विच्छेद जब आप करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, क प्लस छोटी, ठीक है, प्लस स प्लस अ प्लस क प्लस आ। तो ये इसका सही वर्ण विच्छेद है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्ण है वो क्या है? क, लेकिन लेखन में हम क वर्ण से पहले एक मात्रा लगा रहे हैं, अर्थात जो ई की मात्रा है ये लेखन में इससे पहले आ रही है, लेकिन वर्ण विच्छेद में यानी कि इसके उच्चारण में इसके बाद लिखी हुई है। इसीलिए ये भी क्या है, मात्राओं का आपका चारों ओर लगना, ये भी अपने आप में एक दोष माना जाता है, ठीक है। यानी कि इसकी एक कमी है छोटी सी। नेक्स्ट देखें, लेखन, त्रुटिपूर्ण लेखन। त्रुटिपूर्ण लेखन क्या होता है? हमने बोला खाना खा लो, ठीक है। क्या बोला? खाना खा लो। हमने बोला भैया खाना खा लो, आपने क्या पढ़ा? रवाना रवा लो। तो ये जो है आपका कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें हल्का सा मिस्टेक होने से इनका उच्चारण त्रुटिपूर्ण हो सकता है। जैसे खाना है तो इसको मैंने पूरा ऐसे घुमा के मिला के लिखना पड़ेगा, इसमें हल्का सा ये छूट गया तो ये रवाना हो जाएगा। इसे कहते हैं त्रुटिपूर्ण लेखन। तो ये एक दोष है। अगला आप देख लें, एक और इसका दोष, इसकी एक कमी, जो भी नंबर है, ठीक है, इसकी एक कमी है शिरोरेखा। हमने देखा था देवनागरी लिपि में शिरोरेखा उसका एक गुण है, ठीक। लेकिन यहाँ पर दोष कैसे है? अगर मैं इसको लिख रहा हूँ और इसके ऊपर क्या करूँ, शिरोरेखा खींचूँ, शिरो रेखा हमने लिखा, फिर उसके ऊपर से इस लाइन भी खींची, ये, ठीक। तो इससे क्या होगा? एक तो आपका समय ज़्यादा खर्च होगा, दूसरा इस शिरोरेखा से भौ के ऊपर अगर शिरोरेखा खींच दी तो इसका मौ बन सकता है, या फिर आपका थौ के ऊपर शिरोरेखा खींच दी तो आपका यौ बन सकता है। तो इस तरीके से कुछ मामलों में शिरोरेखा से उच्चारण और लेखन में दोष उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेखन दोष, लेखन त्रुटि हो सकती है। तो ये भी अपने आप में देवनागरी लिपि का एक दोष हुआ, ठीक। तो ये कुछ विशेषताएं थी और कुछ दोष थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इन दोषों को दूर करने के लिए क्या उपाय सरकार ने किए हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले आपने देखा कि इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो है 403 टाइपों का होना। यानी कि जब आप टंकण में इसका प्रयोग करते हैं देवनागरी का तो आपको बहुत सारे कीवर्ड चाहिए वहाँ पे, ठीक। तो इसको सबसे पहले सुधार करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1904 से लेकर 1924 के मध्य इनने अपने कुछ पत्र प्रकाशित किए थे, ठीक है। जैसे केसरी है, मराठा है। तो इन पत्रों के लेखन में इनने क्या किया, जो आपका हिंदी के 403 टाइपों का जो फॉन्ट है इसमें से काट छांट कर
190 टाइप का एक फॉन्ट तैयार किया, 190 टाइप का एक फॉन्ट तैयार किया जिसे कहा जाता है आपका तिलक फॉन्ट या केसरी फॉन्ट, केसरी फॉन्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रयास था आपके हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि उसमें सुधार करने का। ठीक, अगला देखें, अगला प्रयास काका साहेब कालेलकर इन्होंने सुझाव दिया कि जो आपका मात्राओं के प्रयोग के आधार पर हम पूरी 12 खड़ी लिखते हैं तो उसके स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल अ की 12 खड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने सुझाव दिया था किसका, अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। ठीक है, तो इसको विकसित किया आपका सावरकर बंधु ने। सावरकर बंधुओं ने क्या किया, अ की 12 खड़ी विकसित की और इन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, अ आ, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अब ई जो है आपके इस तरीके से लगनी चाहिए, बड़ी ई ऐसे लगनी चाहिए, ऊ ऊ, तो इस तरीके से हम अ की 12 खड़ी का ही यूज कर सकते हैं पूरे के पूरे शब्दों के लेखन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका फॉन्ट जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक, अगला प्रयास डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे आपके, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने सुझाव दिया कि पंचमाक्षर के स्थान पर, पंचमाक्षर क्या होते हैं आपके, पहले वाले में अंगों, फिर यों, नो और मो, पंचमाक्षरों के स्थान पर हम क्या करें, अनुस्वार का प्रयोग करें। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग समझें, जैसे हमने लिखा भाई पंच, या फिर हमने लिख दिया अंग। ठीक है, या फिर लिखा गया आपका गंगा, तो यहाँ पर पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है, इनके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार यानी बिंदु, पंच अंग गंगा, जो कि अभी वर्तमान में प्रचलित है। ठीक है, तो ये सुझाव किसने दिया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला सरकार ने 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में की गई थी, अध्यक्षता की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या किया, यूपी गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, उसने क्या किया, देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष बनाए गए आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इसका भी सुझाव किसने दिया था, संयोजक कौन थे इसके, ये थे आपके काका साहब कालेलकर। ठीक है, तो इस समिति ने कुछ सुधार करने के प्रयास किए और यहाँ से थोड़ा बहुत सुधार किया गया। ठीक, तो क्या सुधार किया गया, 12 खड़ी, ठीक है, या फिर आपका मात्रा व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, तो और वर्तनी। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों में क्या किया गया, सुधार किया गया देवनागरी लिपि सुधार समिति के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रयास 1966 क्या किया गया भाई, नागरी लिपि सुधार समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 1966 में देवनागरी की मानक वर्णमाला प्रकाशित हुई। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है देवनागरी लिपि की, उसे किस वर्ष प्रकाशित किया गया, 1966 में। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखें। ठीक है, इसी के नेक्स्ट ईयर 1967 में आपका क्या किया गया, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रयास 1983 में, फाइनली क्या हुआ, 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसके द्वारा देवनागरी लिपि की वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण फिर से प्रकाशित किया गया। तो देवनागरी, इसका मानकीकरण हुआ, इसमें जो भी वर्ण थे, ठीक है, इनका मानकीकरण किया गया, प्लस हिंदी वर्तनी जो है आपकी, हिंदी वर्तनी, इसका मानकीकरण किया गया।
केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा। किस वर्ष? 1983 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित किया गया। तो ये प्रकाशित हुआ 1983 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण संस्था है। तो भाई इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये समाप्त होता है आपका देवनागरी लिपि के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे मैंने कवर करवा दिए। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान में रखें, इससे संबंधित नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में आ सकता है। हेडिंग डाल लें केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, इसका जिक्र आया है तो भाई इसे भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या है? एक निदेशालय है भाई गवर्नमेंट का, जिसका काम क्या होगा, जो आपकी हिंदी भाषा प्रयोग हो रही है उसके लेखन में जो देवनागरी लिपि प्रयोग हो रही है, इन दोनों का मानकीकरण करना, कौन से वर्ण इसमें मानक हैं, कौन से अमानक हैं, किन्हें प्रयोग करना चाहिए और हमने क्या इनमें सुधार करने चाहिए, तो इसका फैसला कौन करेगा? ये निदेशालय। ठीक है, इसके बारे में प्रयास करेगा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। ठीक है, पहला इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 मार्च 1960 की। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना का जो स्थान है वो हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट फैक्ट आता है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई स्थापना? यह भारत सरकार के द्वारा की गई है इसकी स्थापना। ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज, इसका उद्देश्य क्या है? संविधान के अनुच्छेद 351 में जो निर्देश दिए गए हैं, राष्ट्र आपकी राजभाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा, ये अनुच्छेद 351 में कहा गया है। तो इसी अनुच्छेद के तहत इसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है कि इस अनुच्छेद को साकार करने का प्रयास करना, अर्थात आपकी जो राजभाषा हिंदी है, हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। तो ध्यान में रखें केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसी के साथ संबंधित एक और संस्था है जिससे कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसे भी आप नोट कर लें। ये था आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक, एक आता है आपका भारतीय हिंदी परिषद। तो इसका भी योगदान रहता है, ठीक है, लिपि या फिर भाषा के विकास में। तो जो भारतीय हिंदी परिषद था, इसके बारे में बात करें तो स्थापना सबसे पहले कब हुई है? 3 अप्रैल 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, अर्थात भारत की आज़ादी से पहले। इसीलिए यहाँ पर केंद्रीय नहीं लगाया गया, भारतीय लिखा है। ठीक है, तो 3 अप्रैल 1942 में इसकी स्थापना। भाई कहाँ पर स्थापना हुई? अगर स्थान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हिंदी डिपार्टमेंट के जो आपके प्रमुख होते हैं, ठीक है, हिंदी डिपार्टमेंट के प्रमुख थे डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। इन्होंने क्या किया? इस हिंदी परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनके द्वारा स्थापना हुई है, धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा, इसीलिए अब इलाहाबाद में हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? आपका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में होगा। ठीक है, अगली चीज, इसका उद्देश्य क्या है मेन? तो अगर इसकी उद्देश्य की बात करें तो ये जो संस्था है ये स्थापित इसलिए की गई थी ताकि हिंदी के जो जानकार हैं, ठीक है, हिंदी के मर्मज्ञ हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं और हिंदी के प्राध्यापक हैं, उन सभी के लिए एक मंच तैयार करना जहां पर वो क्या कर सकें, हिंदी से संबंधित, हिंदी में सुधार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकें और निर्णय ले सकें। ठीक है, अर्थात हिंदी में आपका उसके सभी अंगों के वर्ण है, वाक्य हैं या व्याकरण है, ठीक है, तो वर्तनी है, तो इन सभी अंगों में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस बारे में विचार विमर्श करने हेतु इस संस्था की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी जो मैंने कवर करवा दी। तो भाई देवनागरी लिपि में इतना ही है। यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर देवनागरी लिपि से पूछे जाते हैं तो यहाँ से इतने से आपका कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी एक जोश आते रहे कि हम भी स्टूडेंट के लिए कुछ और अच्छा कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।